ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11 विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लिस्टेड बिलो आर हाइपोथेसिस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ मोनोगैमी, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन। ठीक है, तो गाइस इसमें जो टर्म दी है ना मोनोगैमी, पहले तो आपको उसका मीनिंग देखना पड़ेगा कि मोनोगैमी होती क्या है। मोनोगैमी क्या है? इट इज बेसिकली द हैबिट ऑफ हैविंग वन मेट एट ए टाइम, मतलब एक ही के साथ आप रिप्रोड्यूस करेंगे, वन मेट एट ए टाइम, मतलब आपका एक ही पार्टनर होगा। ठीक है, वन मेट एट ए टाइम, जैसे एनिमल्स में होता है ना कि जैसे तुम आप देखते हो डॉग्स के अंदर होता है, ठीक है, कि काफी सारे डॉग्स के साथ मेट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है मोनोगैमी के केस में, एक के साथ ही आप मेट करेंगे। तो मोनोगैमी इज बेसिकली द हैबिट ऑफ हैविंग वन मेट एट ए टाइम। और मोनोगैमी कब इवॉल्व होती है? मोनोगैमी में इवॉल्व व्हेन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द मेट इज वेरी हाई। मान लो कि आपको कोई मेल या फीमेल पार्टनर ढूंढने के लिए काफी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो फिर आप सोचते हो कि यार इतने सारे पार्टनर क्यों ढूंढे, एक के साथ ही आप लाइफ स्पेंड करो। ठीक है, या फिर क्या होता है व्हेन द फीमेल हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द मेल बिहेवियर, जहां पे फीमेल मेल को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। और व्हेन द ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल रिक्वायर मोर इंटेंसिव केयर दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एनिमल, या फिर ऐसा हो कि जहां पे ऑफस्प्रिंग है और बहुत ज्यादा आपको केयर करनी पड़ रही है। तो तीन कंडीशन में आपकी मोनोगैमी इवॉल्व हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लिस्टेड बिलो आर हाइपोथेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मोनोगैमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा है, ये ध्यान देना, नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सिलेक्शन, नॉट पूछा है। तो देखते हैं फटाफट से क्या इसमें रहेगा। कह रहा है फूड प्रोविजनिंग बाय द बोथ पेरेंट इन इज क्रूशियल फॉर ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल। ठीक है, तो ये तो ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है बाई पेरेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर इज एसेंशियल फॉर ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है फीमेल आर सॉलिटरी एंड डिस्पर्स्ड, देयरफॉर मेल्स कैन नॉट इफेक्टिवली मेट गार्ड मोर देन वन फीमेल एट अ टाइम, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक से ज्यादा फीमेल को वो होल्ड नहीं कर सकता। लास्ट में देखिए फॉर्मिंग मोनोगैमस पेयर्स अलाउ इंडिविजुअल टू रेगुलेट देयर रिप्रोडक्टिव आउटपुट एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। नहीं जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल कंसेप्ट पे बेस नहीं है। ठीक है, तो आप सोचो कि इंडिविजुअल पे है, वो इंडिविजुअल पे बेस नहीं है। तो फॉर्मिंग द मोनोगैमस पेयर अलाउज द इंडिविजुअल टू रेगुलेट देयर रिप्रोडक्टिव आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी अलग मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों होता है वैसा। इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, उसके रीजन मैंने बताए आपको ऐसा क्यों होता है। जो मोनोगैमी है अगर उसको फेवर किया जा रहा है तो उसके रीजन मैंने आपको बताए कि अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी एक्वायरिंग मेट सर्च करने में, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि वो एक ही मेट के साथ रहे। व्हेन फीमेल हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द मेल बिहेवियर, जहां पे फीमेल कंट्रोल करती है, वो भी हो सकता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल रिक्वायर्स मोर इंटेंसिव केयर, कि बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर चाहिए एनिमल्स में, तब ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज आपका फोर्थ। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मोनोगैमस होता है मतलब जब एक ही मेट के साथ आप रिप्रोड्यूस करें, एक से ज्यादा मेट के साथ। ऑप्शन सी में ये है कि फीमेल्स आर सॉलिटरी, फीमेल्स अकेली हैं और अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स है। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि मैमल्स के अंदर मेल बायस होता है, so therefore males cannot effectively mate guard more than one female at a time। तो एक बार में एक ही फीमेल के साथ वो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा या अलग अलग जगह पे डिस्पर्स है, एक जगह पे नहीं है ना सारी। जो फीमेल्स हैं वो एक जगह पे नहीं है, वो हर्ड में नहीं है, वो अलग अलग डिस्पर्स है। तो पहले एक के पास जा रहा है फिर दूसरे के पास जा रहा है, तो ऐसे में बहुत एनर्जी लॉस होगी ना। ठीक है, आधी एनर्जी तो वहीं शेड कर देगा। क्लियर है 11th का डी? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट से क्विकली। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं हम। बस अंडरस्टैंडिंग बेस है, कुछ इतना ज्यादा है नहीं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके गिलबर्ट मास्टर के चैप्टर नंबर 8 ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंज से आया हुआ है, ये वहां पे दिया हुआ है और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कैन स्टिमुलेट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब एक बात बताओ, जब आपकी एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तब आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको नेट वाले कोर्स में मिलेगा। एंड इट कैन स्टिमुलेट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और वहां से भी CO2 रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में।
तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, उससे डिकम्पोजिशन रेट बढ़ी, ठीक है ना। और उससे क्या हुआ, फर्दर आपका CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ा। तो क्लाइमेट चेंज जो फीडबैक होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज फीडबैक जो है प्रोसेस, वो क्या करता है, दैट एम्पलीफाई और डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ ईच क्लाइमेट फोर्सिंग, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लो कि आप कोई चेंज कर रहे हैं, मान लो कोई चेंज हुआ, चेंज नंबर 1, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि राइज इन टेम्परेचर, उसने क्या किया, उसने चेंज 2 को करवाया। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हुई, उससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर की वजह से क्या बढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा, चेंज हुआ। और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, फर्दर रिलीज ऑफ CO2 हो रही है। अब CO2 अल्टीमेटली क्या करेगी, फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी और चेंज करेगी। तो अगर तो ये जो साइकिल चल रहा है, अगर ये उसको बढ़वाएगा फर्स्ट थिंग को, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर उसको ये घटवाएगा, अगर उसको ये डाउन साइड करेगा पहले वाले चेंज को, तो उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। तो यहाँ पे क्योंकि वो बढ़ रहा है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कार्बन साइकिल हुई पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है, आर्कटिक मीथेन जो है अगर वो रिलीज हो जाए, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, वो सारे पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में जो है आपका जैसे कार्बन साइकिल हो गई, ठीक है, कार्बन साइकिल फीडबैक सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका आर्कटिक मीथेन, ठीक है, आर्कटिक मीथेन हो जाएगी, है ना, या फिर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें पॉजिटिव में। और नेगेटिव में कैसे है, नेगेटिव में जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नेगेटिव में क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और आपका जो है क्या कहते हैं, हाँ ये हो गया। उसके अलावा NPP जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, NPP जो है वो भी नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा होता किस तरह का ये एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए सारे। तो किस तरह का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा गाइस पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का, क्योंकि ये बढ़वा रहा है उस इनिशियल को, ठीक है। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ, इन्वायरमेंटल हेट्रोजेनाइटी क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में कितनी ज्यादा वेरिएशन है। इन्वायरमेंट हेट्रोजेनाइटी क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में कितनी ज्यादा वेरिएशंस हैं या कितना हेट्रोजिनस है आपका इन्वायरमेंट। रिताम्बरा को क्लियर है। फिर इन्वायरमेंटल जो आप बात कर रहे हो ना, स्टोकेस्टिसिटी, जो स्टोकेस्टिसिटी होती है वो कुछ नहीं है, स्टोकेस्टिसिटी होता है प्रोबेबिलिटी या किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिस्टिक अकाउंट क्या है आपके एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड एज स्टोकेस्टिसिटी। हाँ हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ही है। हाँ, अगर उसको डिक्रीज कराएगा पहले इवेंट को तो नेगेटिव होगा, दीपक सोनी। वो अगर पहले इवेंट को वो डिक्रीज करवाएगा, फर्स्ट इवेंट जहां से स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे क्योंकि बढ़वा रहा है वो उसको, तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, एनीवन हैविंग एनी डाउट इस यहाँ तक, जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं आगे चल रहा हूँ भाई। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अरे व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, environmental variation in the plant species, variation in the animal species, ठीक है। environmental variation होंगे ना, heterogeneity किसके आगे लगी हुई है, environment के। क्लियर है किसी को, जल्दी बताओ फटाफट, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो हम अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 12th क्लास के नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये आपको खूब पढ़ाया गया है, दोनों ने पढ़ाया है, तान्या मैम ने पढ़ाया हुआ है ये, और रिचा मैम ने पढ़ाया हुआ है, मिमिक्री के टाइप्स। और ये आपको आते भी होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मिमिक्री के टाइप्स हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं वैसे, फिर भी हम देखते हैं एक बार। कहता है आंट मिमिक स्पाइडर, आंट स्पाइडर को मिमिक करती है, ऑफ द जीनस मायर मार्केनी आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी फिनोमेना। ठीक है, तो जब आंट इस तरह की, मतलब अगर आंट है मानो एक, ठीक है, और वो स्पाइडर को मिमिक कर रही है, ठीक है, तो इसमें काफी सारे अलग अलग तरह की मिमिक्री है। जैसे मैं बता देता हूँ, एक होती है आपकी एग्रेसिव मिमिक्री, ठीक है। इसमें क्या होता है,
एग्रेसिव मिमिक्री में यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका प्रेडेटर है, ठीक है, तो which resembles ant sufficiently to able to produce sorry to in order to conceal the prey, ठीक है। जैसे मान लो कि अब आंट थी दिखने में तो, लेकिन स्पाइडर जैसा उसने मिमिक करके दिखाया तो लगा कि भाई ये तो कोई डेंजरस है, ठीक है, ये तो कोई डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस तरह की मिमिक्री को कहते हैं क्या, एग्रेसिव मिमिक्री, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, जो प्रेडेटर है आपका उसको वो डरा पाएगा बाय शोइंग दिस, ठीक है ना। तो वो आंट को सफिशिएंटली रिजेंबल करेगा टू बी एबल टू प्रोड्यूस, सो इसलिए, ठीक है ना। और या उल्टा भी हो सकता है इसके केस में ये भी हो सकता है कि जो प्रेडेटर है आपका वो रिजेंबल करेगा सफिशिएंटली आंट को, ठीक है, टू बी एबल टू अप्रोच द प्रे सक्सेसफुली, ठीक है, उनको आसानी से पकड़ने के लिए वो प्रे को जो है जाके दबोच पाएगा, क्योंकि वो कर पाएगा। इसमें दूसरी टर्म एक आ रही है जो आप पढ़ते थे, बेटिशियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बेटिशियन मिमिक्री और जो मुलेरियन मिमिक्री की बात करते हो गाइस आप, अब जो बेटिशियन मिमिक्री है उसमें क्या होता है, बेटिशियन मिमिक्री क्या होता है, इसमें दो होते हैं, समझ लो फटाफट जल्दी जल्दी। बेटिशियन मिमिक्री में क्या होता है, एक तो मिमिक होता है, ठीक है, जिस जो हार्मलेस होता है, एक तो आपका हार्मलेस ऑर्गेनिज्म रहेगा जिसको आप बोलोगे मिमिक, ठीक है, और एक आपका रहेगा क्या, टू अवॉइड द प्रेडेटर, और एक होता है, ठीक है ना, एक होता है मॉडल, जो क्या है आपका हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, डेंजरस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेटिशियन मिमिक्री में एक मिमिक होगा आपका टू अवॉइड द प्रेडेटर। तो प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए जो मिमिक है आपका वो कैसा दिखेगा आपको, वो दिखेगा मॉडल के जैसा। तो मॉडल के जैसा दिखेगा तो प्रेडेटर को लगेगा भाई ये तो पॉइजनस है, इसको छोड़ो फटाफट। तो इस तरह की मिमिक्री को कहते हैं गाइस बेटिशियन मिमिक्री, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हुआ, ये आपको पढ़ाया भी है रिचा मैम ने और तन्ने मैम ने। उसके अलावा दूसरा होता है मुलीरियन। मुलीरियन में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉडल और मिमिक होंगे आपके, ठीक है ना, वहां पे क्या है कि यहाँ पे मेरा लेकिन दोनों ही नॉन हार्मफुल है, ठीक है, दोनों ही जो है क्या है मेरे नॉन हार्मफुल है, ठीक है, नॉन डेंजरस है, ठीक है। तो वो सिमिलर टाइप की अपीयरेंस शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव डिवाइस या कुछ भी कह लो आप। तो उस तरह की जो काउंटिंग होती है वो मुलीरियन मिमिक्री में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो आपके डेवलप करेंगे डेंजरस एनिमल के जैसा कलरेशन, तो उसको बोलते हैं मुलीरियन मिमिक्री। ये तो मिमिक्री के टाइप जो मैं आपको बताया था। इसमें एक टर्म और दी हुई है, एपोसेमिटिज्म, जो पहली टर्म है एपोसेमिटिज्म। ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा कि ये कोई भी तरह का अगर आप बायोलॉजिकल मीन ऑप्ट करते हो बाय विच अ डेंजरस और नॉक्शियस ऑर्गेनिज्म एडवर्टाइज टू इट्स डेंजरस नेचर टू द पोटेंशियल प्रीडेटर, कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह का कोई एक्ट करे जिससे प्रीडेटर को ये इंडिकेशन मिले कि भाई ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उस टर्म को कहते हैं एपोसेमिटिज्म। और ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है ना, जो मायर मार्किनी का दिया हुआ है, स्पाइडर का आंट को मिमिक करती है, तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है एग्रेसिव मिमिक्री का। तो बस एग्रेसिव मिमिक्री करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज एग्रेसिव मिमिक्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है और आ सकती है दोबारा। तो एग्रेसिव मिमिक्री इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? ऑल द पीपल जो भी बैठे हुए सेशन में, भैया फटाफट बताओ जल्दी, अगर कोई डाउट है तो उसको टैकल करेंगे, वरना आगे चलेंगे। सिंपल ही है वैसे, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक लेकिन एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको इनडायरेक्टली देखा जाए तो, क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। ये कुछ कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 7th जैसा ही है। क्या बोलता है इसमें, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकल एक्सटिंक्शन इंक्रीज विद बॉडी साइज, जो मैंने बताया था, व्हेन देयर इज अ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपको पता ही है कि अगर कहीं पे आपका
लोकल एक्सटिंक्शन के चांसेस कब बढ़ जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, अगर बॉडी साइज आपका लार्ज हो, ठीक है, और कहीं पे अगर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, मतलब हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट लॉस हो रहा है तो भी हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, या फ्रेगमेंटेशन है, ये सब हमने इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस फॉर द वल्नरेबिलिटी ऑफ लार्ज बॉडी स्पीशीज। अब लार्ज बॉडी स्पीशीज का मैंने लॉजिक बताया था आपको इकोलॉजी में, जिनकी बॉडी ज्यादा होती है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है बॉडी का, वहां पे चांसेस ऑफ पैरासाइट एंड इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक्सटिंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम वन बाय वन ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है, वन बाय वन ऑप्शन में चलते हैं। लार्जर बॉडी स्पीशीज टेंड्स टू हैव स्मॉलर पॉपुलेशन साइज, ऑब्वियस सी बात है, उनका पॉपुलेशन साइज तो स्मॉल होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो कम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो लार्ज बॉडी साइज जो स्पीशीज होती है तो टेंड टू हैव द स्मॉलर पॉपुलेशन साइज। ये हमने पढ़ा भी हुआ है जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे। जैसे मैमल्स ही हैं, उनका रिप्रोडक्शन साइज जो है कम है इन कंपैरिजन टू जो आपके बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, उनका ज्यादा है। फिर दूसरा क्या कहता है आपसे, दूसरा देखो फटाफट, लार्ज बॉडी स्पीशीज एक्वायर लार्जर टेरिटरीज और होम रेंजेस, ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरी वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, उनकी सेटलमेंट्स बड़ी होती है क्योंकि उनको रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए ना, ठीक है, जगह ज्यादा चाहिए रहने के लिए। आगे आ जाइए, लार्ज बॉडी स्पीशीज हैव हाइयर एब्सोल्यूट रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, जो जिनकी बॉडी साइज बड़ा होता है उनकी जो मतलब रिसोर्स है, उनके रिसोर्स भी समथिंग स्पेसिफिक रहेंगे, एब्सोल्यूट रिसोर्स रहेंगे, और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उनकी हाइयर रहेगी इन कंपैरिजन टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप अगर कोई, मतलब आपने ब्रेड एक दे दी तो उस पे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं डिकम्पोज ब्रेड पे, या फंगस ग्रो कर सकती है, लेकिन इंसान का तो एक ब्रेड में क्या ही होगा, तो एनर्जी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट उनकी हाइयर है फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट ऑल द पोटेंशियल रीजंस फॉर वल्नरेबिलिटी ऑफ लार्ज बॉडी स्पीशीज। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, सारे के सारे इसको वल्नरेबल बनाते हैं एक्सटिंक्शन के लिए। इसमें से कुछ भी अगर नहीं मिलेगा तो चांसेस है कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनको सब कुछ ये चीजें चाहिए। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट ऑल द पोटेंशियल रीजंस फॉर द वल्नरेबिलिटी ऑफ लार्ज बॉडी स्पीशीज, की लार्ज बॉडी स्पीशीज जो है इतनी वल्नरेबल क्यों है एक्सटिंक्शन के लिए, तो ये सारे रीजन उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई विल बी हैविंग पी क्यू आर एज एन ऑप्शन फॉर द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, पी क्यू आर। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं था, बस आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ना था, इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसमें आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ना था। जल्दी बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, यू हैव 4-5 days ऑफ अ गुड रिवीजन, तो हमें कोई रश आवर नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करेंगे ये पेपर। बाकी मैंने 20, 19, 18 प्रीवियस वाले आपको सारे दिए हुए हैं विद कीज, और वीडियोस भी आपकी हैं, उसमें लेक्चर हैं, तो वो भी आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है, तो जो सफिशिएंसी से आप काम कर सके। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से टैकल कर सकते हो। कहता है ग्रेजिंग बाय लार्ज मैमेलियन हर्बीवोर कैन हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। ये आपने इकोलॉजी में भी खूब पढ़ा होगा कि कोई लार्ज मैमेलियन हर्बीवोर होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकती है इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो ग्रेज कर रहा है तो ग्रासेस तो आपकी गायब हो रही है, एंड कैन कॉज इकोसिस्टम टू ट्रांजिशन बिटवीन अल्टरनेटिव स्टेटस ओवर डिकेड्स। तो ये कह रहा है कि एक इकोसिस्टम टाइप से वो दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकता है ओवर द लॉन्गर रीजन ऑफ टाइम, ठीक है ना। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, कि अगर ग्रेजिंग हो रही है कहीं पे, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो कौन सा ट्रांजिशन आपका इसमें रिजल्ट कर सकता है। तो पहले एक बात देखिए आप, इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा ग्रेजिंग के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग होती है आपकी, हर्बीवोर जो करेंगे जनरली ग्रेजिंग, डिक्रीज वेजिटेशन कवर, डिक्रीज वेजिटेशन कवर। एक बात तो यह है कि जो ग्रेजिंग होती है वो वेजिटेशन कवर को डिक्रीज कर देती है, एंड इंक्रीज द, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ, इंक्रीज द परसेंटेज या प्रपोर्शन ऑफ किसका, बेयर ग्राउंड का या बेयर लैंड का, मतलब खाली हो जाएगी वो एकदम, ठीक है।
तो अब आप देखिए इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये पॉसिबल है कि अगर मैं इसमें देखूं तो एक ऑप्शन मुझे दिख रही है कि जो आपका मैंग्रोव्स टू कोरल रीफ तो कहीं आता ही नहीं है पिक्चर में, क्योंकि ये तो ग्रेजिंग तो टेरेस्ट्रियल वाले की बात होती है। तेराई ग्रासलैंड टू एल्पाइन मिडो ये भी नहीं आता। ये वाला जो ऑप्शन है कि सवाना जो आपका एक तरह का इकोसिस्टम है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड, क्योंकि वहां पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो वेजिटेशन कवर है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये बेयर एरिया का चांस बढ़ा देगा। तो बेयर एरिया में पहले आपकी ग्रासेस ज्यादा उगेंगी। तो ये इसमें सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट आंसर बैठता है, दैट कन्वर्जन ऑफ सवाना टू ग्रासलैंड बाय ओवर ग्रेजिंग फ्रॉम लार्ज मैमल्स। वो आंसर हो गया आपका सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 15 सबको क्लियर है? जल्दी से बोल दो फटाफट से, जल्दी से बोल दो अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। यस, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो आपका रेन फॉरेस्ट है वहां पे डेंस ट्री है, उसको इतना हाइट के ट्री को या इतनी हाई कैनोपी को ग्रेज कैसे कर पाएगा? ठीक है, छोटे ट्री होने चाहिए ना ग्रेजिंग के लिए। तो ये थोड़े नहीं कि आप यूकेलिप्टस के पेड़ पे चढ़ जाओगे ग्रेजिंग करने के लिए। यस यस, वहां पे पॉसिबल नहीं है डी ऑप्शन में ग्रेजिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? दोज हु आर सिटिंग हियर, जल्दी जल्दी बोलो। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतना ही हम आगे मूव कर पाएंगे। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी बताओ भाई, बोलते ही नहीं।